हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस एज ग्रुप। मैं मोहित सिंह, स्वागत है आपका हमारे ग्रुप में। यहाँ पर आप देख सकते हैं हम टोटल 7 न्यूज़पेपर कवर करते हैं। देखिए, एक्चुअली मैं इधर कुछ दिन से नहीं न्यूज़पेपर कवर कर पा रहा था। एक्चुअली आई वॉज नॉट फीलिंग वेल, दैट्स वाई आई वॉज अनेबल टू रिकॉर्ड द वीडियोज़। सो सॉरी फॉर दैट। कोशिश करूँगा मैं आगे से वीडियोज़, ये जो आपको न्यूज़पेपर वाला जो वीडियो है वो रेगुलर लेकर के आ सकूँ। सो लेट्स बिगिन। देखिए, पहला आर्टिकल जो है दोस्तों हमारा वो इसके ऊपर है। ये जो टेस्ट इंडिया में हो रहे हैं बेसिकली 3 तरीके से, RT-PCR, CB नेट एंड CB नेट या ट्रू नेट जो भी कह लीजिए। मेनली टीबी वगैरह के लिए आपको होता था ट्रू नेट, ये टेस्ट ट्रू नेट के थ्रू जो टेस्ट वगैरह होते थे, और एक रैपिड एंटीजन। तो इसमें वही दे रखा है, मतलब वो किस तरीके से ये टेस्ट होते हैं। जैसे RT-PCR है वो इट डिटेक्ट्स प्रेजेंस ऑफ इन्फेक्शन बाय टारगेटिंग स्पेसिफिक जेनेटिक सीक्वेंस के बेसिस पे ये आपका टेस्ट करता है। ये इसमें थोड़ा टाइम लगता है। देखिए, इसमें वैसे तो 4 to 6 आवर्स दे रखा है, बट एक्चुअली में ऐसा देखने को मिलता है कि नेक्स्ट डे ही ये लोग रिपोर्ट जनरली दे रहे हैं। फ़िलहाल सेम डे नहीं मिल पाता है इसमें। ट्रूनेट है, इसमें 30 to 60 मिनट्स लगते हैं, लेकिन इसमें क्या है कि एक बार में 4 सैंपल्स लिए जाते हैं और उससे ज़्यादा फिर वो टेस्ट नहीं हो पाता, जिसकी वजह से एक दिन में ये 24 to 28 सैंपल्स ही ले पाते हैं। ठीक है, 1 से 4 सैंपल वो लेते हैं मतलब एक बार में, और इसी वजह से टोटल ये 24 to 28 सैंपल्स ही। अभी जो आपको इंडिया में ये जो आपको दिख रहे हैं इतने ज़्यादा, मतलब कल तो नियर अबाउट 48,000 के अराउंड में था। तो ये सब जो टेस्ट हो रहा है अभी फ़िलहाल दोस्तों, अब वो रैपिड एंटीजन टेस्टिंग हो रहा है। ये 15 to 30 मिनट्स यहाँ पे दे रखा है। वैसे बोलते हैं लोग कि कुछ ही देर में दे देते हैं, वो 15 to 30 मिनट्स भी नहीं लेते हैं वो, और उससे पहले ही दे देते हैं वो। तो खैर, इसमें बेसिकली वही, फिर देखिए यहाँ पे दिया हुआ है सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी। देखिए, सेंसिटिविटी दिया हुआ है एक तरीके से पॉजिटिविटी रेशियो, और स्पेसिफिसिटी निगेटिविटी रेशियो। मतलब कि अगर कोई टेस्ट होता है RT-PCR के थ्रू तो उसके पॉजिटिव होने के चांसेस 68 to 80% है। सोच लीजिए, 68 to 80, 100 दूर की बात है। निगेटिविटी मतलब निगेटिव होने के चांसेस 90 to 95% हैं, कि मतलब वो जो निगेटिव वो दे रहा है वो गलत हो, उसके 90 to 95% चांसेस है कि नहीं होते हैं, वो जनरली वो सही बताता है। 68 to 80% है आपको सेंसिटिविटी का, मतलब कि पॉजिटिविटी का। उसी तरीके से ट्रूनेट में है 50 to 80%। रैपिड एंटीजन में भी नियर अबाउट 50 to 84% के आसपास, मतलब इतने टेस्ट वो दे रहा है। तो देखिए, अभी जो भी टेस्ट जा रहे हैं ज़रूरी नहीं है कि वो पेशेंट सचमुच में पॉजिटिव हों ही। वैसे तो उस तरीके से केसेस नहीं दिखे हैं मतलब दोबारा से, क्योंकि जनरली जिनका आ गया तो कोशिश वो करते हैं RT-PCR नहीं कराने का, उसी हिसाब से प्रिकॉशंस ले लेते हैं। बट इसमें रैपिड एंटीजन में यही है, इसका जो पॉजिटिविटी रेट है, मतलब जो ये पॉजिटिव बताता है, माइट भी पॉसिबल वो गलत भी हो सकता है, लेकिन जहाँ तक इसका निगेटिविटी का बात है वो 99.3 to 100% सेफ है। बट बिहार में क्या देखने को मिला है, नियर अबाउट 18% ऑफ द केसेस में जो इसने नेगेटिव बताया है वो पेशेंट्स कहीं ना कहीं पॉजिटिव रहे हैं। तो मतलब नेगेटिव ही गलत बताया है इवन। खैर, अगली न्यूज़पेपर में जस्टिस चौहान। हाँ दोस्तों, यहाँ पे जैसा आप देख सकते हैं जस्टिस BS चौहान, एक इंक्वायरी कमीशन बैठाया गया है जो विकास दुबे एनकाउंटर हुआ था उसी के ऊपर, कि मतलब किस तरीके से इतने नियर अबाउट 60 केसेस के बाद भी ये बेल पर बाहर था, किस तरीके से बेल मिला, चुनाव भी ये लड़ सका, उसके बाद किस तरीके से ये मतलब इस तरीके से इन्फॉर्मेशंस वगैरह मिले कि इसने उतने 7-8 पुलिस वालों का एक तरीके से मार दिया, फिर एनकाउंटर किस तरीके से हुआ। इन सभी चीज़ों पे आपको एक इंक्वायरी कमीशन बैठाया गया जिसके हेड होंगे आपको BS चौहान साहब, और ये फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज हैं, तो इन्हीं को हेड बनाया गया है। और 2 मेंबर्स जो इसमें होंगे वो शशिकांत अग्रवाल और डॉक्टर ADGP KL गुप्ता, इन तीनों मेंबर्स को मिला करके ये बनाया गया है। और फिर वो डिसीज़न देंगे, जैसा होगा वो सुझाव देंगे, उसके अकॉर्डिंग फिर वो आगे केस चलेगा दोस्तों। हाँ, प्राइवेट स्कूल्स इन इंडिया 3rd लार्जेस्ट स्कूल सिस्टम इन वर्ल्ड। प्राइवेट स्कूल्स
ध्यान दीजिएगा यहाँ पे प्राइवेट स्कूल्स, ना कि ओवरऑल। ओवरऑल स्कूल सिस्टम जो है हमारा पूरे वर्ल्ड में दूसरा सबसे बड़ा है, प्राइवेट स्कूल्स का तीसरा है। पहले पे है चाइना का जो स्कूल सिस्टम है, दूसरे पे है इंडिया का पब्लिक स्कूल सिस्टम, मतलब सरकारी स्कूल का जो सिस्टम है, और थर्ड पे है इंडिया का प्राइवेट स्कूल सिस्टम। ओवरऑल इंडिया का जो स्कूल सिस्टम है वो सेकंड नंबर पर है। देखिए इसमें ये तो ये एनरोलमेंट की बेसिस पे बता रहा है कि कितने लोग एनरोल कराते हैं, या फिर कितने लोग उस तरीके से मतलब सर पढ़ने जाते हैं। इवन सरकारी स्कूल में ही ज़्यादा बच्चे आपको दिखेंगे, प्राइवेट स्कूल्स में कम दिखेंगे। वो ये पूरा उसमें ये दे रखा है कितना आपको नियर अबाउट ये जो प्राइवेट स्कूल्स है ये कितना लगभग 1.7 लाख करोड़ ये इकॉनमी में कंट्रीब्यूट करते हैं। फिर आपको ऊपर दे रखा है 13.1 करोड़ स्टूडेंट्स हैं आपको गवर्नमेंट स्कूल में, और 11.9 करोड़ प्राइवेट स्कूल्स में। गवर्नमेंट स्कूल्स कितने हैं तो 10.9 लाख स्कूल्स हैं, और प्राइवेट स्कूल्स कितने हैं 4.6 लाख स्कूल्स। तो आप देख सकते हैं 4-4.5 लाख स्कूल्स में 12 करोड़ बच्चे पढ़ रहे हैं, और यहाँ 11 लाख स्कूल्स में 13 करोड़ बच्चे पढ़ रहे हैं। तो नियर आपको पता है अगर वैसे देखा जाए तो स्कूल्स के बेसिस पे तो एक स्कूल में प्राइवेट स्कूल्स में ज़्यादा बच्चे पढ़ते हैं सरकारी स्कूल्स से, मतलब स्कूल वाइज अगर हम देखें ईच स्कूल अगर एवरेज निकाल करके। तो इसमें वही दे रखा है कि बाकी वो सब तो ठीक है, लेकिन लर्निंग आउटकम जो है हमारा बहुत ही ज़्यादा पुअर है। ये पूरा ओवरऑल आपको रेशियो दे रखा है कि मतलब सरकारी स्कूल में तो खैर बोलना ही नहीं, प्राइवेट स्कूल्स में भी इवन कुछ खास लर्निंग हमारा आउटकम नहीं है, उसमें भी बहुत बुरा कंडीशन है। तो इस पूरे आर्टिकल में यही दे रखा है, सिर्फ एनरोलमेंट ही है हमारे यहाँ, लर्निंग आउटकम बहुत ही ज़्यादा पुअर है। फिर ह्यूमन्स अराइव्ड इन नॉर्थ, ये बस एक पासिंग न्यूज़ है, ध्यान में रखिएगा कि मतलब आपको कुछ अवशेष मिले थे आपको नॉर्थ अमेरिका में, नियर अबाउट मेक्सिको के पास में, सेंट्रल मेक्सिको में आपको कुछ अवशेष मिले हैं, कुछ टूल्स मिले हैं, जिसके बेसिस पे मतलब ऐसा बताया गया है। अब कार्बन डेटिंग मेथड से या जिस भी मेथड से टेस्ट किया होगा, बट उसमें ये पता चला है कि ह्यूमंस जो हैं नॉर्थ अमेरिका में नियर अबाउट 30,000 ईयर्स पहले आ चुके थे। क्योंकि अब तक जो हमें पता था उसमें था कि लगभग 13,000 साल पहले वहाँ पर ह्यूमंस का आना हुआ था, बट इसके अकॉर्डिंग 30,000 ईयर्स पहले से ह्यूमंस यहाँ पर आ रहे हैं। गवर्नमेंट टू रिवैम्प FTA स्ट्रेटजी टू इंश्योर इकोनॉमिक बेनिफिट्स। हाँ दोस्तों, इसमें ये बताया जा रहा है कि गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं FTA फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट्स पे ध्यान देना चाहिए। अभी जिस तरीके का आपको पूरा सिनारियो है, चाइना के साथ हमारा ट्रेड लगभग बहुत हद तक हैम्पर हुआ है, बहुत ज़्यादा ही हैम्पर हुआ है, और धीरे धीरे हम उस पर से डिपेंडेंसी अपनी घटा ही रहे हैं। तो हमें कहीं ना कहीं तो चाहिए जिसके साथ कोई ना कोई तो चाहिए जिसके साथ हम ट्रेड कर सकें, क्योंकि चाइना से अगर हम हट रहे हैं तो किसी न किसी कंट्री से तो ट्रेड करना होगा ना, क्योंकि रातों रात हम अपने यहाँ मैन्युफैक्चरिंग तो कर नहीं सकते हैं। तो फिलहाल में जो FTA होगा, ये भी एक कह सकते हैं दोस्तों एक कड़वा सच है। फ़िलहाल अगर FTA होता है तो इसमें इंडिया से एक्सपोर्ट कम होगा, इंपोर्ट ज़्यादा होगा, क्योंकि रातों रात तो हम मैन्युफैक्चरर बन नहीं सकते हैं। जो हमने अब तक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं डेवलप किया वो अब क्या होगा, वो समय लगेगा, धीरे धीरे होगा। तो बट हाँ, हम सर्विसेज एक्सपोर्ट कर सकते हैं, सर्विसेज के मामले में हम नंबर 1 हैं लगभग। तो हाँ, सर्विसेज हम आपको जो नर्सेज हैं हमारे यहाँ के IT प्रोफेशनल्स हैं, ये हम एक्सपोर्ट करते हैं। बदले में सामान तो हमें बाहर से मंगाना ही होगा, चाहे एशियान नेशंस के साथ हो जाए, अभी यूरोप के साथ, यूरोपियन यूनियन के साथ बात हुई थी कुछ ही दिन पहले हमारे प्रधानमंत्री जी की, वहाँ पर बात हुआ था फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर के। बहुत दिन से पेंडिंग है आपको यूरोप के साथ कहीं ना कहीं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इवन यूरोप के साथ, पूरा यूरोपियन यूनियन के साथ हमारा जो है लगभग बैलेंस आपको ये है ट्रेड, हमारा ट्रेड डेफिसिट नियर अबाउट 1 बिलियन के आसपास है वहाँ, जो कि चाइना के साथ 60 बिलियन के आसपास था। तो कहीं ना कहीं चाइना से डिपेंडेंसी ख़त्म करना है तो बाकी नेशंस के साथ हमें ये करना होगा। बट हाँ, इसमें ये भी बताया जा रहा है कि उसमें होंगे क्या, फिर अभी फ़िलहाल जो लोकल ट्रेडर्स हैं, जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनके इंटरेस्ट को ध्यान में रखना होगा, क्योंकि वो कम्प्लीटली फिर बर्बाद हो जाते हैं। होता क्या है, बाहर से बड़े मार्केट में ये बड़े प्लेयर्स आ जाते हैं, उनके प्रोडक्ट्स ज़्यादा अच्छे होते हैं, तो क्या होता है लोकल जो मैन्युफैक्चरर्स है वो मार्केट से कम्प्लीटली आउट हो जाते हैं, जिसकी वजह से
हमारे मेक इन इंडिया को, मेड इन इंडिया को, आत्मनिर्भर भारत को कहीं ना कहीं एक चोट जरूर पहुंच सकती है। तो उस पर ध्यान देना होगा हमें। फिर इसमें दे रखा है हिमालयन थ्रेट लूम्स। हाँ दोस्तों, हिमालयन थ्रेट लूम्स कहने का यहाँ यही मतलब है कि जो हम अब तक मान के चल रहे थे कि हिमालय है, बचपन से हम एक टेल पढ़ते चले आ रहे हैं कि हिमालय है तो ठीक है, हिमालय हमें प्रोटेक्ट करता है। एक जैसे आपको मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ। सपोज़ आप अभी अर्निंग नहीं हो, फादर है आपके पास, तो आपको लग रहा है कि अभी कमाने की क्या ज़रूरत है या फिर कोई स्किल अपने डेवलप करने की क्या ज़रूरत है, फादर हैं ही, वो पैसे दे देंगे। बट सपोज़ कुछ वैसा हो जाता है, अनहोनी किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है, वैसे सिचुएशंस आ जाते हैं जब आपके फादर आपके पास ना हो, स्किल तो आपके पास है नहीं, तो अब प्रॉब्लम तो होगी ही, कैसे कमाएंगे, कैसे खाएंगे, तो वो प्रॉब्लम होती है। ठीक वही यहाँ पे इंडिया के साथ बता रहे हैं। यहाँ कोरिया का एग्जांपल दिया है दोस्तों, साउथ कोरिया का, कि साउथ कोरिया से पूछा गया कि मतलब वहाँ पे कुछ लोगों से पूछा गया कि आप इतना डेवलप क्यों हुए, तो उन्होंने बताया कि देखिए हमारा जो कोरियन वॉर हुआ था, इससे ये हमें समझ में आ गया कि हमें अगर जिंदा रहना है तो लड़ना सीखना होगा और कहीं ना कहीं डेवलप करना होगा, क्योंकि एक तरफ नॉर्थ कोरिया है, एक तरफ चाइना है, ये पूरी तरीके से दबा देगा हमें। तो कहीं ना कहीं हमें डेवलप करना होगा, तभी हम सर्वाइव कर सकते हैं, नहीं तो सर्वाइवल पे हमारे खतरा आ जाएगा। इंडिया के साथ क्या था, इंडिया को क्या लगता था कि नहीं पाकिस्तान को तो हम संभाल ही लेंगे, बाकी से डर नहीं है, चाइना से डर है, तो चाइना हिमालय है ही हमारा। तो वही यहाँ पर टाइटल दे रखा है, हिमालयन थ्रेट लूम्स। अब हिमालय से कहाँ प्रोटेक्ट है हम, अक्साई चीन देख लीजिए आप, अरुणाचल का देख लीजिए आप, सिक्किम रीजन, मतलब जो भी बॉर्डर लगता है चाइना से, सब कहीं ना कहीं आज खतरे में है। सबकी कुछ ना कुछ एरियाज पे इंक्रोच कर रखा है आपको चाइना ने। तो वो यहाँ पे वही बता रहा है कि वो जो एक था पहले, एक फेरी टेल हम पढ़ते आए थे कि हिमालय तो प्रोटेक्ट करेगा, वो अब ख़त्म हो चुका है। हमें कुछ ना कुछ अब देखिए जैसे ये सब थ्रेट्स आने लगे, चाइना ने जो एक्शन लिया, अब देखिए आत्मनिर्भरता, 59 ऐप्स बैन हुए, 200 ऐप्स नए लॉन्च हो गए। तो यही दिखाता है कि कैपेबिलिटी तो है बट उसे हम करना नहीं चाह रहे थे। तो अब ये नीड आ गया है। तो देखिए आत्मनिर्भर भारत कहीं ना कहीं बहुत एक जो नॉर्मल पेस से बढ़ना चाहिए उससे ज़्यादा बेटर वे में बढ़ रहा है। आपको अभी आपको ये जो आपको रेवा में सोलर पावर प्लांट बना है, फिर आपको काकड़ापाड़ में ये न्यूक्लियर पावर प्लांट बना है, ये कम्प्लीटली इंडिजिनसली मेड है। फिर आपको आर्मी में बहुत सारे वेपन्स वगैरह हम देखते हैं, वॉरशिप्स वगैरह देख रहे हैं आजकल, सब कुछ इंडिजिनसली बन रहा है। तो कहीं ना कहीं समय आ चुका है, हाई टाइम है दोस्तों कि हमें उस बारे में सोचना होगा। टेल एंटीबॉडीज़, हाँ दोस्तों इसमें दे रखा है आपको सीरो सर्वे जो हुआ था दिल्ली में, मेनली उसी पे दे रखा है कि सीरो सर्वे का रिपोर्ट जो आया था वो क्या शो कर रहा है। दिल्ली में नियर अबाउट कहा जा रहा है 21,000 के राउंड में लोगों पे सर्वे किया गया था कि हर तीसरे आदमी को कहीं ना कहीं कोरोना या तो हुआ था या तो होके गुजर गया। इवन सीरो सर्वे अभी आपको अहमदाबाद में हुआ, वहाँ पता चला कि 50% ऑफ द पॉपुलेशन को या तो हो चुका है या तो अभी है सीरो सर्वे पे। तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि सीरो सर्वे से हम किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया को किस तरीके से हमें कंटेनमेंट जोन बना करके कंटेन करना, मतलब हम जो वायरस को स्प्रेड होने से कहीं ना कहीं बचा सकते हैं। अगर सपोज़ मान लीजिए किसी एरिया में बहुत सीरो सर्वे में आता है कि वहाँ मोस्ट ऑफ द लोग अफेक्टेड हैं, तो उस पूरे एरिया को हम कंटेनमेंट जोन बना देंगे, सील कर देंगे। जहाँ पे देखा गया कि वहाँ पे बहुत कम लोग अफेक्टेड हैं, तो उसमें उस हिसाब से हम वहाँ पे लिबरल वे में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को थोड़ा छूट देंगे। तो इस वजह से कहा जा रहा है कि सीरो सर्वे और भी सारी जगहों पे होना चाहिए, जो कि बहुत ज़रूरी है। एनसीईआरटी बुक्स जे.एन.के सेपरेटिज्म आउट, हाँ एनसीईआरटी का जो सिलेबस अभी आपको चेंजेस हुए हैं कुछ, उसमें आपको जो जे.एन.के सेपरेटिज्म था उससे रिलेटेड जो चैप्टर्स थे आपको सेपरेटिज्म एंड बियॉन्ड वो हटा दिया गया है, जिसमें मेनली जे.एन.के में किस तरीके से सेपरेटिस्ट एक्टिविटीज़ चलते थे,
किस तरीके से लोग वहाँ पे अलग अलग खेमों में बटे हुए थे। कुछ लोग चाहते थे आज़ाद कश्मीर, कुछ लोग चाहते थे पाकिस्तान के साथ अलाइन होना, कुछ लोग चाहते थे इंडिया के साथ अलाइन रहें बट विथ सम बेनिफिट्स या कुछ छूट हमें मिले। तो और वही चीज़ गेन किया, मतलब वो जो मोमेंटम था वही ज़्यादा गेन हुआ, तो उसी पे था। तो इन चीज़ों से कहीं ना कहीं वहाँ के लोकल्स के दिमाग में एक गलत मैसेज जा रहा था, एक यूनाइटेड इंडिया का मैसेज नहीं था। तो ये सब चैप्टर्स को ये बता करके मतलब हटाया गया और इसमें आपको 2002 एंड बियॉन्ड ऐड किया गया, जिसमें जो भी वहाँ पे डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट रही उसके बारे में बताया गया। जैसे यूपीए के साथ मिलकर के जो पीडीपी की गवर्नमेंट बनी थी उसके बारे में बताया गया, पीडीपी बीजेपी की गवर्नमेंट बनी थी, फिर एनसीपी ये एनसी नेशनलिस्ट कांग्रेस और कांग्रेस को मिला करके जो गवर्नमेंट बनी थी उन सब के बारे में बताया गया। कश्मीरी पंडित्स के बारे में बताया गया कि वो वहाँ से कैसे डिस्प्लेस हुए। तो ये सब चीज़ें ऐड की गई हैं दोस्तों। पोटैटो स्टीयर्स, हाँ दोस्तों यहाँ पर ये बताया जा रहा है जो प्याज एक बार याद होगा आपको लास्ट ईयर इसी साल के स्टार्टिंग में 90 to 100 रुपीज़ मिल रहा था, तो वही सिचुएशन अभी पोटैटो के साथ होता हुआ धीरे धीरे दिख रहा है। 30 रुपीज़ पर केजी प्याज से महंगा आपको आलू है। देखिए तो इसमें हुआ क्या है दोस्तों कि कहीं ना कहीं यहाँ प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत है, और जो किसान हमारे खेती करते हैं उन्हें प्रॉपर फॉरकास्ट नहीं मिल पाता है, प्रॉपर उन्हें मार्केट का पता नहीं होता है, जिसकी वजह से ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। प्याज में भी क्या हुआ था, एक साल बहुत बम्पर आपको प्रोडक्शन हुआ, सारे स्टॉक्स रह गए, उतने बहुत सस्ते में बिके। इस वजह से नेक्स्ट ईयर क्या किया किसानों ने, प्रोडक्शन कम कर दिया, जिसकी वजह से शॉर्टेज हो गया मार्केट में। एग्जैक्टली आलू के साथ यही हुआ है, बम्पर प्रोडक्शन की वजह से मार्केट में ईजिली फ्लो आउट हो गया तो प्राइस गिर गया। अब क्या हुआ, इन्होंने प्रोडक्शन कम किया जिसकी वजह से शॉर्टेज हो गया मार्केट में, और शॉर्टेज हो गया बस प्राइस आपको राइज कर गया वो। इवन अभी आलू का डिमांड भी कहीं ना कहीं कम हो गया है। आपको जो समोसे वगैरह जो बाहर, अब लॉकडाउन की वजह से इतने दिन लॉकडाउन रहा तो समोसा वगैरह के लिए आलू एक बड़ा कंजम्पशन दोस्तों। ये पोटैटो चिप्स वगैरह हो गए, फिर आपको पोटैटो फिंगर चिप्स, ये स्नैक्स में जो ये हम लोग खाते हैं वही पोटैटो फिंगर चिप्स, और समोसे वगैरह में पकौड़े वगैरह में जो आलू का जहाँ यूज़ होता था, ये सब तो कम्प्लीटली अभी फ़िलहाल दम ख़त्म हो गया था। तो आलू का कहीं ना कहीं डिमांड मार्केट में उन सब सेक्टर्स में एकदम ख़त्म था, तो डिमांड भी थोड़ा सा इसका कम हुआ। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, सब मिला करके आलू के प्राइस के बढ़ने के पीछे रिस्पॉन्सिबल है। यहाँ पे यही दे रखा है कि प्रॉपर वे में प्लानिंग होनी चाहिए, और कहीं ना कहीं क्रॉप एरिया प्लानिंग बहुत ज़रूरी है कि किस तरीके से लोगों को मार्केट का पता हो, स्टॉक्स का पता हो कि क्या स्टॉक्स हैं, कितना हम प्रोडक्शन करें, क्या हम, अब सपोज़ पता है ही नहीं उन्हें कि कितना हमें प्रोडक्शन करना है, तो फिर वो कैसे करेंगे। वो सपोज़ अगर उन्हें पता है कि मान लीजिए सपोज़ 100 केजी डिमांड है और 50 केजी ऑलरेडी स्टॉक में है, तो हम 50 केजी ही प्रोडक्शन करेंगे ना। अब हमें पता ही नहीं है तो हम कभी 50 ऑलरेडी स्टॉक में है, 100 हम कर दिए कि नहीं 100 का डिमांड होता है, तो फिर वहाँ 50 केजी क्या होगा, वो इसी तरीके से स्टॉक में पड़ा रह जाएगा, प्राइस फिर मार्केट में गिरेगा ही गिरेगा। और अगर कभी हमें लगा कि नहीं मार्केट में क्या पता पिछली बार उतना बच गया था, इस बार भी स्टॉक होगा, और क्या पता इस बार स्टॉक 20 केजी ही हो और हम प्रोडक्शन 50 केजी करें, तो यहाँ पे 50, 20, 70 केजी, 30 केजी का फिर आपको शॉर्टेज हो गया। तो यही प्रॉब्लम परसिस्ट करता है। प्रॉपर वे में प्लानिंग बहुत ज़रूरी है ताकि किसानों को सब कुछ स्टॉक्स के बारे में पता हो, क्या मार्केट में ट्रेंड चल रहा है, किस तरीके से हम क्या प्रोडक्शन करें नहीं करें कि ज़्यादा हमको मतलब प्राइस फेच हम कर सकें। एक रेगुलेटरी अथॉरिटी प्रॉपर हो जो तरीके से इन चीज़ों को देखे। इन सब चीज़ों पे बात की गई है दोस्तों। अब हम अगला देखते हैं, ईरान फैंटेसी अरब नेग्लेक्ट। हाँ दोस्तों, यहाँ पे जैसे इसमें इस आर्टिकल बेसिकली यही दिया कि अभी इसको लेकर के बहुत ह्यू एंड क्राई है कि ईरान से जो हमारा रेल प्रोजेक्ट था, वो चाबहार में जो रेल प्रोजेक्ट था हमारा, वो हमसे छिन गया। तो इसमें यही बोल रहा है कि अगर छिन गया तो उससे ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। हमें टारगेट फ़िलहाल ईरान पे ही हमारा सारा फोकस क्यों है, चाइना को काउंटर करने के लिए। हमारा फोकस अरब वर्ल्ड पे क्यों होना चाहिए, जैसे सऊदी अरब, यूएई, आपको इजिप्ट,
ये सब अभी पूरे मतलब अरब वर्ल्ड में, पूरे मुस्लिम नेशंस में सबसे ज़्यादा प्रोग्रेसिव यही 3 नेशन हैं। और भी बहुत सारे हैं बट ये सब ज़्यादा प्रोग्रेसिव है। ईरान में तो ना स्टेबल गवर्नमेंट है उसका, ना स्टेबल कुछ भी, ना मिलिट्री आउटकम उतना अच्छा है उसका, ओवरऑल रेटिंग उसका कुछ भी नहीं है। तो हम उस पर ना, वहाँ पे कोई ट्रस्टवर्दी गवर्नमेंट बनती है, कभी बनी वो कल को हट गई, तो हम उसके भरोसे नहीं रह सकते हैं जहाँ खुद स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम है। और वहीं दूसरी तरफ अरब में आपको सऊदी अरब हो गया, यूएई हो गया, इन सब जगहों पे स्टेबल गवर्नमेंट है, ये लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं, ये लोग सिर्फ वॉर टेररिज्म में नहीं फंसे हुए हैं, जो कि ईरान के साथ आप देख सकते हैं कम्प्लीटली टेररिज्म, बॉम्ब, वही सब, मतलब जो एक तरीके से परमिट नहीं रहता वैसे एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व जनरली एलिगेशन लगते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि हम क्यों ना अरब वर्ल्ड पे ज़्यादा फोकस करें। नहीं है तो नहीं है, हाँ है तो ये नहीं कहा जा रहा है कि ईरान के साथ हमें रिलेशन ख़राब करने चाहिए, बट अगर नहीं है तो फिर हम ज़्यादा फोकस हमें इन सब पे करना चाहिए। अभी आपको सऊदी अरब ने मिसाइल लॉन्च किया अपना, आपको मार्स मिशन लॉन्च किया, तो वही कहा जा रहा है कि ये लोग प्रोग्रेसिव वर्ल्ड है। अभी ये लोग समझ गए हैं कि ऑयल के बेसिस पे हम लंबे समय तक नहीं टिक सकते हैं, तो यहाँ पे नए नए एवेन्यूज़ आएंगे, अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे जिसमें इंडिया इन्वेस्ट कर सकता है, क्योंकि ये लोग समझ चुके हैं अब तेल के अलावा हमें अपने यहाँ और भी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के साधनों को कहीं ना कहीं ढूंढना होगा, और उसमें इंडिया इनकी हेल्प कर सकता है। और इवन चाइना इन सब जगहों पे ज़्यादा डीपली रूटेड है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में इन लोगों ने चाइना के साथ साइन किया है, आपको सीपीईसी में, इन सब में ये लोग साथ में हैं। तो कहीं ना कहीं चाइना अपना पूरे तरीके से इनको इनगल्फ ना कर ले, इंडिया को कहीं ना कहीं एक्टिवली इन सब रीजन्स में आना होगा। सीरीज ऑफ मिशंस टू मार्स, हाँ दोस्तों, इसमें बेसिकली यही दे रखा है कि जो अलग अलग आपको यूएई का जो होप मिशन था, फिर तिएनवन जो आपको चाइना का मिशन है, होप तो लॉन्च हो गया बट अभी प्रिजर्वेरेंस जो कि नासा का है वो अभी आपको लॉन्च होने वाला है इसी मंथ के एंड तक। फिर आपको तिएनवन जो कि चाइना का है वो भी इसी साल लॉन्च होने वाला है। ये तिएनवन का नाम पहले आपको दोस्तों हुएक्जिंग 1 था, जो कि अब चेंज करके तिएनवन रखा गया। इसमें वही दे रखा है कि मतलब कब ये लैंड करेगा, क्या ढूंढना है सबको। देखिए जो चाइना व ये आपको होप जो है यूएई वाला, उसमें रोवर नहीं है, ये फ़िलहाल मतलब ऑर्बिटर के थ्रू ही ये करेंगे, बट प्रिजर्वेंस और तिएनवन में दोनों में रोवर भी होगा। और प्रिजर्वेंस तो खैर ये पहले ऑलरेडी भेज चुके हैं, ये दूसरा मिशन है नासा का, तो इसमें वही देखेंगे हैबिटेबल कंडीशंस वगैरह, माइक्रोबियल लाइफ मास पे है कि नहीं है, इन सब चीज़ों को ये देखेगा। अपॉइंट गवर्नमेंट सर्वेंट एज ग्राम पंचायत एडमिनिस्ट्रेटर, हाँ दोस्तों, पहले क्या था, ऑर्डिनेंस के जरिए किया गया कि एक प्राइवेट प्लेयर्स को, मतलब इसी तरीके से प्राइवेट पर्सन को हम अपॉइंट करते हैं पंचायत एडमिनिस्ट्रेटर। हाई कोर्ट ने तो फिर वो कंप्लेन किया गया, कोर्ट में इस बात को ले जाया गया ऑर्डिनेंस के खिलाफ, तो हाई कोर्ट ने ऐसा ऑर्डर दिया कि गवर्नमेंट सर्वेंट हो या तो आपको लोकल गवर्नमेंट के सर्वेंट हो, ऑफिसर्स हों, उनको आप अपॉइंट कीजिए पंचायत एडमिनिस्ट्रेटर। पंचायत एडमिनिस्ट्रेटर क्या है, जो पूरे ग्राम पंचायत को एडमिनिस्टर करे। नियर अबाउट 15,000 ग्राम पंचायत हैं जिसको एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए पंचायत एडमिनिस्ट्रेटर की पोस्ट को ये किया गया। उसी पे था कि प्राइवेट प्लेयर्स को हम क्यों, यहाँ पे प्राइवेट पर्सन को क्यों करें, एक अकाउंटेबिलिटी काइंड ऑफ थिंग वहाँ पे नहीं मिलेगी हमें, तो क्यों ना हम एक गवर्नमेंट सर्वेंट को अपॉइंट करें। सॉल्ट लविंग बैक्टीरिया टर्न लोनार लेक पिंक, हाँ दोस्तों, यहाँ पे एक हेलोरेकिया, हाँ हेलोरेकिया एक आपको सॉल्ट लविंग माइक्रोब्स है, जिसकी वजह से ये सॉल्ट लविंग बैक्टीरिया हम कह सकते हैं, जो लोनार लेक का जो कलर है वो पिंक हो गया है। यहाँ पे ये कहा जा रहा है, इसे हम हेलोफिलिक अर्केया भी कहते हैं। इसे बैक्टीरिया कल्चर विच प्रोड्यूसेस पिंक पिगमेंट एंड फाउंड इन वाटर सैचुरेटेड विद सॉल्ट, और इसी वजह से वो पानी वहाँ का, मतलब इसी जो बैक्टीरिया, इसकी वजह से जो आपको लोनार लेक महाराष्ट्र में है उसका कलर रेड, ये पिंक हो चुका है। महाराष्ट्र में कहाँ पर है, तो महाराष्ट्र में ये आपको
बुल्धाना डिस्ट्रिक्ट, हाँ महाराष्ट्र में ये बुल्धाना डिस्ट्रिक्ट में है दोस्तों। फ्रॉम बिहार टू बेंगलुरु सर्च ऑन फॉर कोविड साउंड। हाँ दोस्तों, यहाँ पर एक नया एक्सपेरिमेंट हो रहा है कि कफ के मतलब जो हम खांसते हैं उसके साउंड के बेसिस पे बताया जा सके कि ये इसमें हमें आरटीपीसीआर या एंटीजन टेस्ट मतलब कोरोना टेस्ट कराने की ज़रूरत है या नहीं, ये मतलब नॉर्मल वायरल कफ है या तो फिर ये कोरोना से रिलेटेड ये है। कफ अगेंस्ट कोविड, जो कि मुंबई बेस्ड नॉन प्रॉफिट वाधवानी इंस्टीट्यूट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा लॉन्च किया गया एक तरीके से मिशन था, जिसमें 2 तरीके से ये जो डाटा कलेक्ट किया जा रहा है। एक हो रहा है क्राउड सोर्सिंग के थ्रू, मतलब सिटीजन्स को कहा जा रहा है कि आप अपना जो साउंड है कफ का वो डोनेट करें, अफेक्टेड पर्सनस जो अफेक्टेड नहीं हैं वो भी सारे लोग डोनेट करें। और एक हो रहा है फोकस डाटा कलेक्शन, मतलब कोविड पेशेंट्स के मतलब कोविड सेंटर में जा कर के कोविड पेशेंट्स के कफ को रिकॉर्ड करके मतलब उसके साउंड को और उसके बेसिस पे। तो यही पूरा बताया जा रहा है कि एक बार ये अगर इस तरीके का कुछ आ जाता है तो या तो हम इसे आरोग्य सेतु ऐप में डाल देंगे उस तरीके का कुछ फीचर, या तो एक अलग से ही कोई ऐप बना करके और वो रिकॉर्ड करेगा आपके जो खांसने हैं उससे रिकॉर्ड करके, और वो बता देगा कि आपको टेस्टिंग की ज़रूरत है या नहीं। तो खैर काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है, लेट्स सी व्हाट हैपन। So thanks for watching my video friends. Thanks a lot. Stay connected with me. Thank you so much.